पढ़ेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में चाचा भतीजे के बीच की कड़वाहट दूर होती दिख रही है। तभी तो उन्होंने न केवल उपचुनाव में सपा का समर्थन किया, बल्कि अब चुनावी सभा में लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अखिलेश को छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। सुनिए। तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी। यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कुछ लोग टहल रहे होंगे, प्रत्याशी भी बन गए। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने आज पीएफआई पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य के पीएफआई नेता ने केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने नासिर पाशा नाम के एक पीएफआई कार्यकर्ता की ओर से उनकी पत्नी के माध्यम से दायर याचिका पर आदेश सुनाया। पाशा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में पीएफआई और उसके सहयोगियों पर 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि केंद्र प्रतिबंध को सही ठहराने में विफल रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र ने अपराध की विभिन्न घटनाओं पर निर्णय लिया और ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है। याचिका में कहा गया था कि 2007-8 में पीएफआई को कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था और ये समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा था। और दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को लेकर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी आफताब ये कबूल कर चुका है कि उसी ने हत्या को अंजाम दिया और श्रद्धा के कई टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। अब इस मामले में उस लड़की का बयान सामने आया है जिसे श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब अपने फ्लैट में ले आया था। ये लड़की तब उस फ्लैट में आई थी जब आफताब ने फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े रखे थे। इस लड़की ने पुलिस को बताया है कि उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस फ्लैट में किसी की हत्या कर शव के टुकड़े रखे गए हैं। इस लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि आफताब ने उसे 12 अक्टूबर को एक अंगूठी भी गिफ्ट की थी। बताया जा रहा है कि ये रिंग श्रद्धा की थी जिसे उसकी हत्या के बाद आरोपी आफताब ने अपनी दूसरी दोस्त को गिफ्ट कर दिया था। ये लड़की पेशे से एक डॉक्टर बताई जा रही है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में लड़की ने बताया कि अक्टूबर में वो 2 बार आफताब के फ्लैट पर गई थी। तब उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहां वो जा रही है वहां एक लड़की की हत्या कर उसके टुकड़ों को रखा गया है। इस लड़की ने बताया कि आफताब बिल्कुल सामान्य हरकतें करता था, वो कभी भी डरा हुआ नहीं लगा। उसने अपने मुंबई वाले घर की भी जानकारी दी थी। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और पुलिस का कहना है कि आफताब अलग अलग डेटिंग साइट्स पर एक्टिव था और करीब 10 से 15 लड़कियों के साथ उसके रिश्ते थे। आपको बता दें कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आफताब को नार्को टेस्ट को मंजूरी दे दी है। 1 दिसंबर को अंबेडकर अस्पताल में उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। उधर बिल्किस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। बिल्किस ने शीर्ष अदालत में मई में दिए उस बयान के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिसमें दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ा था। फिर गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था। बिल्किस ने सभी को फिर से जेल भेजने की मांग की है। बिल्किस की ओर से कहा गया कि इस मामले में रिहाई की नीति गुजरात की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की लागू होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ये मामला सुना गया और सजा भी
यही सुनाई गई थी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से सजा माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों की रिहाई की इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। इन दोषियों ने जेल में 15 साल से ज्यादा का समय बिताया। मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 दोषियों को गैंगरेप और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को बंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। गौरतलब है कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उस वक्त वो 21 वर्ष की थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। परिवार के मारे गए 7 सदस्यों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। और अब रुक करते हैं भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की ओर। भारत से इतर अब चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति नजर आ रही है। इस बार चीन ने अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर दखल न देने की चेतावनी जारी की है। इसी को लेकर चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को सीमा विवाद को लेकर बीच में ना आने की चेतावनी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कांग्रेस में पेश एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीनी गणराज्य तनाव कम करना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका नजदीक ना आ पाए। यही कारण है कि उसे अमेरिका की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही है। चीन की मंशा सीमा पर स्थिरता कायम करना है और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध के अन्य क्षेत्रों को गतिरोध से होने वाले नुकसान से बचाना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ पीआरसी के संबंधों में हस्तक्षेप न करे। पेंटागन की रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन भारत सीमा पर एक खंड में 2021 के दौरान पीएलए ने सैन्य बलों की तैनाती को बनाए रखा और एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। उधर सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया में विस्तारा के विलय होने की घोषणा कर दी है। विस्तारा टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का एक ही जॉइंट वेंचर है। इस विलय के बाद एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी बनने का गौरव हासिल करेगी। टाटा ने एयर इंडिया की किस्मत बदल दी है, लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस को न्यूनतम वित्तीय बोझ के एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी हासिल करने जा रही है। कंपनी ने खुद रेगुलेटरी फाइलिंग में यह कहा है। भारतीय विमानन क्षेत्र में एयर इंडिया की 30% भागीदारी हो जाएगी। नवंबर 2023 तक एयर इंडिया और विस्तारा की विलय प्रक्रिया में पूरी हो सकती है और सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी के लिए 2059 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। भारत में 50 साल से सेवाएं दे रही एयर इंडिया इस विलय के बाद 4 से 5 गुना बड़ी सेवाएं देने वाली है। एयरलाइंस बन जाएगी और विलय के लिए एसआईए समूह का विस्तारा में 49% के साथ 2059.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और गुजरात की सभी 182 विधानसभा की सीटों का 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए कल 1 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के 788 दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले चरण के मतदान में 19 जिलों की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 19 जिलों में से कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिले शामिल हैं। गुजरात की 182 में से करीब 49% सीटों पर पहले चरण में वोटिंग की जाएगी। गुजरात के 2017 के विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने बाजी मारी थी। पहले भी राज्य में 2 चरणों में ही मतदान हुआ था, जिसमें पहले चरण की 89 सीटों में से बीजेपी के खाते में 48 सीटें आई थी। अगर प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी ने 48 सीटों के साथ पहले चरण में
54% सीटों को जीता था। गुजरात की भौगोलिक नजरिए से सूरत विधानसभा का क्षेत्र सबसे बड़ा शहर है, जिसके अंतर्गत कई विधानसभा की सीटें भी शामिल हैं। पहले चरण के मतदान में सबसे ज्यादा सीट सूरत में ही हैं और पहले चरण में सूरत में मतदान किया जाएगा। इधर गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। खेत को खराब करके और अपना अनाज लेकर के चल देते हैं, फिर नहीं मिलते ये, और फिर फसल लगाता कौन है? किसान। पानी कौन देता है? किसान। आपको विकास कौन कराता है? बीजेपी। आपके विकास के लिए कौन लगती है? बीजेपी। 24 घंटे कौन आपके साथ रहता है? बच्चू भाई। आप 5 तारीख तक इनकी चिंता कीजिए, 5 तारीख के बाद ये आपकी चिंता करेंगे, इसकी आपको मैं गारंटी देता हूं। खेत रामपुर में चुनावी प्रचार के दौरान सपा नेता आजम खान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कभी यूपी से गांधी परिवार के लोग पीएम बनते थे, आज आलम यह है कि शहरों में कांग्रेस के 10 लोग भी नहीं मिलते। जिसके नाम का चिराग रोशन होता था और जिसके नाम का चिराग गुरु होता था, उसका नाम मिसेस इंदिरा गांधी था। लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस का नाम निशान खत्म हो गया, और खास तौर से वो उत्तर प्रदेश जहां से उनके खानदान के लोग वज़ीर आज़म बनते थे, आज अगर किसी शहर में 10 लोग तलाश किए जाए तो कांग्रेस के नहीं मिलते। कोई गुमान में न रहे, फिरौन तारीख में जिंदा था और जिंदा रहेगा, और याद रखना तुम्हें कोई ईजा नहीं पहुंचा सकता। अगर फिरौन पैदा होकर जिंदा रह सकता है, एक शिप, एक जहाज जो तूफान का शिकार हो गया और उसके पराग से उड़ गए, उस जहाज में कोई जिंदा नहीं बाकी बचा। वो मां मर गई जिसने फिरौन को पैदा किया, और लकड़ी के पटने पर फिरौन तैरता हुआ समंदर के किनारे आकर लग गया। वो फिरौन बना, लेकिन समंदर और तूफान उसकी जिंदगी नहीं ले सका। उसका क्या अंजाम हो वो अलग बहस है, लेकिन अगर फिरौन जैसे लानत सजा की जिंदगी नहीं जा सकती, तो कोई जालिम तुम्हारा बाल भी बेगा नहीं कर सकता। ये तुम्हारा यकीन और तुम्हारा ईमान होना चाहिए। जिसके नाम और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।